श्रीकांत। दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लाज्मा थेरेपी की। ये वही प्लाज्मा थेरेपी है जिसका नाम आपने जब से कोविड-19 की महामारी आई है, मसलन अप्रैल मई के महीनों में आपने ज्यादा सुना होगा, लेकिन इस दौरान पिछले कुछ दिनों में और ज्यादा ये चर्चा में आई है जब से दिल्ली में पहला प्लाज्मा डोनेशन बैंक बना है, उसकी स्थापना हुई है। और इसी के साथ साथ आईसीएमआर ने तमाम देश के जो इलाके हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं जहां पर कोविड संक्रमण लगातार व्यापक स्तर पर फैल रहा है, वहां पर भी इस प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल को, इस प्लाज्मा थेरेपी को करने की अनुमति दे दी है। तो इसी विषय में आज की वीडियो होगी दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना से अवगत कराना चाहता हूं दोस्तों। दरअसल दोस्तों कल संसद की स्थायी कमेटी की एक बैठक होती है जिसका संबंध होता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग से संबंधित। यानी इसकी जो कमेटी की जो ये बैठक होती है कल होती है, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस के नेता जयराम रमेश करते हैं। और आप ये मान के चलिए दोस्तों कि लगभग 3-3.5 महीने के बाद, यानी जब से लॉकडाउन लगा था उसके बाद आप जानते हैं कि बजट का जो सत्र था वो भी अपने निर्धारित समय से पहले ही समाप्त कर दिया गया था। तो उसके बाद लगभग लॉकडाउन के बाद ये इस विभाग की, इससे संबंध रखने वाले विभाग की पहली बार ये बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने की थी, मैंने आपको पहले बताया। और उसमें 6 अन्य सदस्य भी शामिल थे। अब दोस्तों इस संसद की स्थायी कमेटी होती है, इसका लक्ष्य ये था या इसका उद्देश्य ये था इस बैठक का कि यहाँ पर सरकार किस प्रकार से तैयारी कर रही है कोविड-19 को लेकर, उसके बारे में तमाम जानकारियों से इन पैनलिस्टों को अवगत कराना। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए थे, तमाम वो लोग बैठे हुए थे जो कि विभिन्न विभागों का, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से या फिर आईसीएमआर या फिर सीएसआईआर से जुड़े हुए हैं, या फिर देश के तमाम बड़े बड़े शोधकर्ता और वैज्ञानिकों से संबंधित जो उनकी संस्थान है उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे कुछ बड़े बड़े लोग, जिसमें शामिल थे दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया कि जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिक जो विभाग है वहां से रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। इसी के साथ साथ सीएसआईआर से रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। इसी के साथ साथ जो भारत का जैविक जो विभाग है, जैविक प्रौद्योगिक विभाग, उससे भी रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे तमाम। और इसी के साथ साथ सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी वहां पर शामिल थे और अन्य शोधकर्ता और वैज्ञानिक भी वहां पर शामिल थे। और उन्होंने इस बात की जानकारी दोस्तों इस कमेटी को दी, जो कि विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से आ रही है। वो ये दी है कि जितनी भी अगर आपके भीतर जो उम्मीदें हैं दोस्तों, शायद उसको थोड़ा सा झटका जरूर लग सकता है। हो सकता है आप इस खबर को सुनने के बाद थोड़े से निराश जरूर हो, लेकिन आपको पूर्ण रूप से निराश या हताश होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस कमेटी से जो बाहर खबर निकल के आई इस बैठक के बाद वो ये है दोस्तों कि इन तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स ने, तमाम जितने भी लोग वहां पर शामिल थे, उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसके बारे में उन्होंने कहा है कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है, जिसकी तरफ पूरा देश, समस्त देशवासी नजरें गड़ा के रखे हुए हैं, एक अदद वैक्सीन की खबर उनको लग जाए, इस आशा में सभी लोग देखते हैं और हर सूचना जो कि वैक्सीन से संबंधित होती है उसको आड़े हाथों लेते हैं, उसको सीधे हाथों से लेते हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये जो खबर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन प्रतिनिधियों ने इस बात की जानकारी दी है कि जो कोविड की वैक्सीन है वो वर्ष 2021 के शुरुआत में आ सकती है। यानी वो दावा जो कि आईसीएमआर या फिर सरकार कर रही है कि 15 अगस्त यानी भारत के स्वतंत्रता दिवस तक इस वैक्सीन को लॉन्च कर दिया जाएगा, वो दावा लगभग आप मान के चलिए कि अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि 15 अगस्त तक ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वैक्सीन को लाया जाए। ऐसे में दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, थोड़ी सी आपको इसकी पृष्ठभूमि में लेके जाऊंगा। दरअसल दोस्तों आप जानते हैं कि जो भारत में डीजीसीआई है, यानी कि जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, दरअसल वही इस देश में तमाम जो मेडिसिन के ट्रायल्स होते हैं, वैक्सीन के ट्रायल्स होते हैं, उसकी अनुमति देते हैं। और उन्होंने भारत की 2 कंपनीज को मुख्य रूप से इस बात की अनुमति दी है कि वो भारत के लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल टेस्ट कर सके। और ऐसे में दोस्तों वो 2 कंपनीज हैं, भारत बायोटेक जो कि हैदराबाद की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जिसकी वैक्सीन कोवैक्सीन नाम की जो वैक्सीन है, कोवैक्सीन, जिसको विकसित कर रहे हैं आईसीएमआर और भारत बायोटेक मिलकर, उसके ट्रायल्स को अनुमति बहुत पहले ही मिल चुकी है।
और ऐसे में दोस्तों उन लोगों ने चिन्हित भी कर लिया है लगभग 1100 के आसपास लोगों को, जिनको 2 फेज में जिनके ट्रायल्स किए जाएंगे और इसकी फिर विस्तृत रिपोर्ट दी जाएगी आईसीएमआर को, फिर वो एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे तमाम, फिर उसके बाद ये प्रोसीजर बहुत ही लंबा है, आप ऐसे मान के चलिए। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और कंपनी है जिसको इस बात की अनुमति मिली हुई है कि वो भी वैक्सीन भारत में डेवलप कर सके, और उसका नाम है ज़ाइकोव-डी। ये वैक्सीन का नाम है दोस्तों, और इस कंपनी का नाम है जाइडस कैडिला। ये कंपनी है, इसको भी अनुमति मिली हुई है कि ये भी ट्रायल्स करवा सकती है। तो प्रमुख तौर पर ये 2 कंपनीज हैं। इसी के साथ साथ आधा दर्जन वैक्सीन पर और काम हो रहा है इस देश में। तो ऐसे में वैक्सीन पर काम तो लगातार चल रहा है दोस्तों। तमाम शोधकर्ता हो या वैज्ञानिक हो, वो रिसर्च कर रहे हैं, वो लगे पड़े हैं दिन रात कि वो किस प्रकार से वैक्सीन को डेवलप कर ले। लेकिन आप ये मान के चलिए कि इस वर्ष के अंत तक या फिर अगले वर्ष की शुरुआत में ही वैक्सीन आने की उम्मीद है, वरना आने वाले 2, 3, 4 महीनों में तो इसकी उम्मीदें नहीं है। तो ये थी दोस्तों महत्वपूर्ण अपडेट। अब बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 की महामारी जिस प्रकार से व्यापकता के साथ इस देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल रही है, इसके बाद सभी लोग इस बात की तलाश में है कि किस प्रकार से वैक्सीन आ जाए या किस प्रकार से कोई ऐसा कारगर ट्रीटमेंट सामने आ जाए जिसके बाद कोविड-19 की जो रफ्तार है, जो इसकी तीव्र गति है, उस पर नियंत्रण लग जाए। लेकिन इसी कड़ी में दोस्तों एक ऐसा ट्रीटमेंट है, एक ऐसी थेरेपी है जो आजकल चर्चा में पुनः वापस लौटी है। दरअसल दोस्तों कोविड-19 के जो ऐसे मरीज होते हैं जिनमें गंभीर लक्षण है या जिनकी स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा सीरियस हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल स्टेज पे अगर वो पहुंच चुके हैं, और तमाम वो चीजें, तमाम वो उपाय जो हैं जो उन पर कारगर साबित नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में प्लाज्मा थेरेपी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दरअसल दोस्तों कुछ ऐसे देश हैं जैसे चीन, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, ये ऐसे देश हैं जहां पर भी उनके जो मेडिकल विभाग है या उनके जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उन्होंने भी प्लाज्मा थेरेपी की अनुमति दे दी है उन मरीजों को जिनमें गंभीर लक्षण है। तो ऐसे में भारत भी इस प्लाज्मा थेरेपी से कोई भिन्न नहीं है, और भारत में भी आईसीएमआर ने उन मरीजों की प्लाज्मा थेरेपी करने को अनुमति दे दी है जिनकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। और ऐसे मरीजों की संख्या दोस्तों 5% के आसपास है, लेकिन ये संख्या ज्यादा है। और प्लाज्मा थेरेपी दोस्तों उस स्थिति में कारगर साबित होती है अगर हमारे जैसे देश में, जैसे आप जानते हैं कि दोस्तों इस देश में जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं है। हॉस्पिटलों पर वैसे ही पहले ही बहुत ज्यादा बोझ था, और कोविड-19 के आने के बाद तो और ज्यादा इन पर बर्डन पड़ गया है। तो ऐसे में अगर मरीज को प्रारंभ में ही यानी प्रारंभिक जांच में ही अगर उसी दौरान फर्स्ट स्टेज में अगर प्लाज्मा थेरेपी दे दी जाए, तो शायद हम लोग वेंटिलेटर्स को बचा सकते हैं, और वेंटिलेटर्स को और गंभीर और अन्य बीमारियों वाले जो मरीज हैं उनके लिए सेव कर सकते हैं। तो ऐसे में प्लाज्मा थेरेपी बहुत ही अहम योगदान निभाती है दोस्तों इस चीज में। और इसी के साथ साथ दोस्तों एक चीज और है कि इस बारे में बहुत सारे डिबेट्स उठ रहे हैं, बहुत सारे देशों में बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस बारे में वाद विवाद करते हैं दोस्तों कि क्या प्लाज्मा थेरेपी सेफ है या नहीं है। तो इसका आंसर दोस्तों हाँ भी है और ना भी है, और मैं उसके कारण है मैं आपको पूर्ण रूप से आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो जुड़े रहिए दोस्तों हम प्लाज्मा थेरेपी को जाने, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक पंक्ति में अगर मैं आपको कहूं दोस्तों, तो इसी में पूरी इस वीडियो का सार है। दरअसल प्लाज्मा थेरेपी एक कारगर उपाय जरूर है, लेकिन एक सार्वभौमिक या फिर एक यूनिफॉर्म, एक आप ऐसे समझिए कि उपचार नहीं है। यानी ये उपाय तो कारगर है लेकिन उपचार नहीं है, यूनिवर्सल और यूनिफॉर्म उपचार नहीं है, लेकिन कारगर उपाय जरूर है दोस्तों। तो इसको समझने से पहले दोस्तों सबसे पहले आप इसके टर्म को आप डिकोड करें दोस्तों। सबसे पहले प्लाज्मा और थेरेपी। अगर आप इसमें से प्लाज्मा को हटाइए तो सबसे पहले आप जानिए कि प्लाज्मा होता क्या है। अगर दोस्तों आप किसी के ब्लड के सैंपल को लेते हैं तो उसमें 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है दोस्तों। प्लाज्मा किन चीजों से बना होता है? वो बना होता है प्रोटीन से, मिनरल से और एंटीबॉडीज से। और बाकी का जो 45% होता है वो होता है आपका ब्लड, यानी कि खून, रक्त। और उसमें होती हैं रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। अब आप दोस्तों इसमें से जो 55% है, जो कि लगभग आप मान के चलिए कि मोर देन 50% है, जो कि साफ आपको दिख रहा है, तो ऐसे में दोस्तों इसका रंग पीले रंग का होता है, येलोइश कलर का होता है। और इसी में मौजूद होती हैं एंटीबॉडीज, यानी वो प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने वाली ऐसी बॉडीज। जब आपको किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण हो जाता है तो उसके बाद आपकी बॉडी, जब आप रिकवर कर रहे होते हैं, जब आप स्वस्थ होने की दिशा में बढ़ रहे होते हैं, तो आपकी बॉडीज तमाम
आपकी जो बॉडी है वो तमाम ऐसी एंटीबॉडीज को विकसित करती हैं जिसके बाद आप स्वस्थ होते हैं। और ऐसे में दोस्तों ये जो प्लाज्मा थेरेपी है यही है। दरअसल क्या होता है कि कोविड-19 के इस समय आप मान के चलिए उदाहरण के तौर पर कि अभी हमारे देश में लगभग 8 लाख से ज्यादा केसेस हैं और 5.25 लाख के आसपास लोग स्वस्थ हो चुके हैं। तो ये जो 5.25 लाख के आसपास जो लोग हैं ये स्वस्थ हो चुके हैं, यानी इनके भीतर वो एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं दोस्तों। इसके बाद क्या होगा कि ये लोग अपना जो प्लाज्मा है, जिस प्रकार से लोग रक्तदान करते हैं उसी प्रकार से अब प्लाज्मा दान करके भी जो बचे हुए लोग हैं जिनकी संख्या लगभग 2,70,000 के आसपास है, उन लोगों को ये लोग स्वस्थ कर सकते हैं दोस्तों। हालांकि दोस्तों ये ऐसा नहीं है कि 100% क्योर हो जाएगा व्यक्ति, इसमें जान भी जा सकती है, लेकिन उसकी जो प्रतिशत है, उसका जो रेट है वो बहुत ही कम है और ये मोर्टेलिटी रेट को काफी ज्यादा कम कर देता है, इसीलिए एक कारगर तरीका है दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब इस प्लाज्मा को कोई व्यक्ति दान करता है तो उसके भी कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं, कई सारे ऐसे एसओपीज हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है और वही मैं आपको दोस्तों आज बताने जाने वाला हूं। लेकिन आप सबसे पहले एक मूल रूप से ये बात समझिए कि जो व्यक्ति स्वस्थ हो चुका है उसके भीतर एंटीबॉडीज नाम का एक ऐसा मान के चलिए सरल भाषा में कि एक बॉडीज कुछ सेल्स डेवलप हो जाते हैं और उसके बाद अगर वो दूसरे जो व्यक्ति अभी संक्रमित है अगर वो उसको वो एंटीबॉडीज डोनेट कर दे तो फिर उसके भीतर भी वही इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है। यानी ये जो प्रक्रिया है ये एक प्रकार से पैसिव इम्यूनाइजेशन की तरह है। ये कोई क्योर नहीं करेगा आपको या आपका एक तरीके से मान के चलिए ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन एक बहुत ही अहम उपाय है, बहुत ही अच्छा उपाय है दोस्तों। प्लाज्मा थेरेपी एक पैसिव इम्यूनाइजेशन की प्रक्रिया है और एक प्रकार से आप ये समझिए कि जो भी मरीज वेंटिलेटर पर होते हैं उनको ही ये दे जाने की अनुमति है और तभी दी जा सकती है जब कोई क्लिनिकली अप्रूव करे इस बात को। लेकिन दोस्तों आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा कि दरअसल ये प्लाज्मा थेरेपी पहली बार ही इस चर्चा में नहीं आई है। इससे पहले भी दोस्तों जब मार्स या सार्स या फिर तमाम जो हृदय रोग होते हैं या फिर किडनी और लिवर से संबंधित जो रोग होते हैं, डायबिटीज होती है या फिर लगभग 100 साल पहले जब स्पेनिश फ्लू भी आया था या फिर तमाम ARDS की जो समस्याएं होती हैं, उन तमाम रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें भी प्लाज्मा थेरेपी को हम यूज कर सकते हैं और यूज किया भी है लोगों ने, क्योंकि ये तमाम ऐसी चीजें दोस्तों जिसका एक आप मान के चलिए कि स्पेसिफिक इलाज अभी भी नहीं है। इतने हम लोग विकसित हो चुके हैं लेकिन अभी भी हम ऐसी बीमारियों का कोई कारगर इलाज नहीं ढूंढ सके हैं। और ऐसे में दोस्तों प्लाज्मा थेरेपी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको जरूर बताऊंगा जो कि आपको इसकी महत्वता के बारे में आपको और अवगत करेंगे। दरअसल दोस्तों अगर आप कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं और उसके बाद अगर केवल 500 मिलीलीटर प्लाज्मा ही अगर आप डोनेट कर देते हैं तो उससे भी आप 2 लोगों की जान बचा सकते हैं, 2 लोगों के आप प्राण बचा सकते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों इस पूरी प्रक्रिया में केवल और केवल 30 मिनट से 40 मिनट का ही समय लगता है, तो महज आधे घंटे में ही आप 2 लोगों की जान बचा सकते हैं। सोचिए दोस्तों कितना ये नेक काज है। और ऐसे में दोस्तों आज आगे की जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कौन कौन लोग इसको डोनेट कर सकते हैं और इसमें कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो रिस्क हो सकते हैं, यानी रिस्क फैक्टर कौन से हैं। तो चलिए जुड़े रहिए दोस्तों मेरी। तो दोस्तों ये तो सारी सूचनाएं थी प्लाज्मा थेरेपी के बारे में, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन लोग इसको डोनेट कर सकते हैं। तो कुछ क्राइटेरिया है उनको मैं दरअसल आपके सामने बता देता हूं दोस्तों। सबसे पहले तो किसी भी व्यक्ति को अगर प्लाज्मा को डोनेट करना है तो सबसे पहले उसको तो कोविड-19 का संक्रमण होना चाहिए। कोविड-19 के मैं विषय में बात कर रहा हूं दोस्तों। तो सबसे पहले तो उसको कोरोना वायरस हुआ हो और वो पॉजिटिव पाया गया और उसके बाद वो ठीक हो गया हो तब वो डोनेट कर सकता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों इसमें भी कुछ दिनों की एक अवधि बताई गई है जो कि 14 से 28 दिनों के बीच है। यानी संक्रमण होने के बाद जब आपकी दोबारा टेस्टिंग होती है उसमें आप अगर नेगेटिव पाए जाते हैं तो उसमें भी लगभग 14 दिन बाद अगर आप नेगेटिव पाए जाते हैं तो उसके बाद आप डोनेट कर सकते हैं। ये नहीं कि आप उसी दौरान डोनेट कर देंगे, उस दौरान नहीं, एक निश्चित अवधि के बाद ही कर सकते हैं जिसकी अवधि सेट की गई है 14 से 28 दिनों के बीच। और इसी के साथ साथ दोस्तों एक चीज और है कि आप पूर्ण रूप से फिट और स्वस्थ होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए आप। और इसी के साथ साथ जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है उन्हीं को डोनेट करने की अनुमति, यानी 18 वर्ष से कम आयु वाले लोगों को प्लाज्मा डोनेट करने की अनुमति नहीं है, उनको मनाही है। और इसी के साथ साथ दोस्तों जिनको HIV और हेपेटाइटिस B या C का संक्रमण नहीं हुआ है वो भी इसको डोनेट कर सकते हैं। और नशीली दवाओं यानी ड्रग्स जो होते हैं
उनके इंजेक्शन कोई व्यक्ति अगर नहीं लेता है तो वो भी प्लाज्मा को डोनेट कर सकता है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक महत्वपूर्ण तथ्य और है कि आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है, हीमोग्लोबिन लेवल जो होता है वो 8 से ज्यादा होना चाहिए, तभी आप इन तमाम मानकों के अनुसार प्लाज्मा को डोनेट कर सकते हैं। अब दोस्तों कौन लोग ऐसे हैं जो कि इस प्लाज्मा को डोनेट नहीं कर सकते हैं, तो उनके बारे में भी जरा सुन लीजिए आप। सबसे पहले दोस्तों वो जिनका जो वजन है वो 50 किलो से कम है, यानी बहुत ही कमजोर व्यक्ति नहीं डोनेट कर सकता है, भले उसको कोविड-19 का संक्रमण हुआ हो या ना हुआ हो। इसके बाद दोस्तों गर्भवती महिलाएं भी इसको डोनेट नहीं कर सकती हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। इसी के साथ साथ अगर कोई डायबिटिक है और इंसुलिन ले रहा है तो वो भी डोनेट नहीं कर सकता है। इसके बाद अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 से ज्यादा है और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो 60 से कम और 90 से ज्यादा है तो वो भी इसको डोनेट नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ये महत्वपूर्ण तथ्य एक और है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक चीज और है कि अगर आप कैंसर सर्वाइवर हैं तो भी आप डोनेट नहीं कर सकते हैं, और अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्रॉनिक किडनी, हार्ट या लंग या फिर लीवर की कोई बीमारी हुई है तो आप भी उसको डोनेट नहीं कर सकते हैं प्लाज्मा को। और अंत में एक चीज और है कि अगर आपके अंदर टाइप 3 की डायबिटीज है, आपको टाइप 1 या टाइप 2 वाले तो डोनेट कर सकते हैं, लेकिन टाइप 3 की अगर डायबिटीज है, यानी बहुत ज्यादा अगर आप बहुत ही खतरनाक स्तर पर अगर आप डायबिटीज के पेशेंट है, डायबिटिक हैं, तो भी आप, या फिर आप हाइपरटेंशन के शिकार हैं तो भी आप प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस प्लाज्मा थेरेपी को दरअसल कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये एक तरीके से आपको स्वस्थ करने की प्रक्रिया है, तो कॉन्वेलेसेंट शब्द को जोड़ दिया जाता है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कॉन्वेलेसेंट और इसमें क्या फर्क है, कि प्लाज्मा थेरेपी और क्या कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी अलग अलग है, तो इसमें कोई फर्क नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको वीडियो के अंतिम हिस्से में बताने जा रहा हूं वो तमाम रिस्क या फिर इस तरीके समझिए कि कितनी सुरक्षित है ये प्लाज्मा थेरेपी, उसके बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों ये थेरेपी तो वैसे जनरली आमतौर पर ये सुरक्षित है, लेकिन फिर भी इसके कुछ प्रकार के दोस्तों रिस्क अभी भी हैं, कुछ ऐसे जोखिम हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों किसी प्रकार की आपको एलर्जी हो सकती है अगर आप प्लाज्मा थेरेपी करवाएं। इसी अगर जिससे आप प्लाज्मा ले रहे हैं अगर उसके भीतर भी कोई एलर्जी या उसको कोई संक्रमण हुआ या कुछ ऐसी चीज हुई जिससे उसको एलर्जी है, तो उसके चांसेस है कि आपको भी एलर्जी हो सकती है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपके हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं कि आपके फेफड़े क्षतिग्रस्त हो जाएं और आपको सांस लेने में भी तकलीफ हो, समस्या आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों दूसरे संक्रमण भी आपके अंदर संचारित हो सकते हैं, और जैसे HIV हो गया, हेपेटाइटिस B या C का जो खतरा है वो तो कम होता है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि इसमें पहले से ही ऐसी जांच कर ली जाती है। और हाँ, रक्त के घटकों को अलग करके केवल प्लाज्मा और एंटीबॉडीज को ही दिया जाता है दोस्तों। तो जो तमाम मैंने बीमारियों के नाम लिए जैसे HIV, हेपेटाइटिस B और C, इसका खतरा तो कम है, लेकिन शुरू में जो मैंने आपको रिस्क बताया जैसे एलर्जी होना या फिर तमाम ऐसी चीजें जिसमें आपके फेफड़े भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और प्रॉपर तरीके से जब आप डॉक्टर से परामर्श ले लें, डॉक्टर की अप्रूवल के बाद ही ये आप करवाएं प्लाज्मा थेरेपी, अपने मन से ना करवाएं, ये मेरी आपसे विनती है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को दबा दीजिए दोस्तों, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए जब तक मैं अपनी कोई भी वीडियो अपलोड करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार।